हो गया स्टार्ट। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, यानी कि जब इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए क्या प्रतिक्रिया हमारी होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके रिस्पांस क्या करेंगे जिससे हम उस इमरजेंसी से निपट सके, इमरजेंसी को हटा सके, भगा सके और पूर्व आने वाली स्थिति जो होती है उसको हम लागू कर सके। इसके लिए होता है कि हमारी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो होता है ये कब लागू किया जाता है, तो सबसे जब इमरजेंसी आती है उससे पहले हम लोग इमरजेंसी के लिए बहुत सारे इंतजाम करके रखते हैं कि हो सकता है ये हो सकता है गिरने वाली प्रक्रिया या फायर वाले जो भी इंतजाम होता है उसको रखते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी आ जाए तब हमें क्या करना है उसके बारे में है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, यानी कि इमरजेंसी से निपटने की या प्रतिक्रिया देने की योजना। तो ये होता है टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी आ जाए तो पहचानने की जरूरत है कि कौन सा इमरजेंसी है, किसी के गिरने की वजह से या गैस लीकेज की वजह से या फायर की वजह से या धूलकन की वजह से या डिजीज की वजह से या बाढ़ की वजह से या भूकंप की वजह से या थंडरिंग की वजह से या रेनिंग की वजह से या वाइंडिंग की वजह से, कौन सा इमरजेंसी है। हर तरह का इमरजेंसी होता है, ठीक है। तो पहचानने की जरूरत होता है, जैसा इमरजेंसी वैसे ही उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना है, रिस्पॉन्स दिखाना है, ठीक है। हर इमरजेंसी के लिए हर एक ही तरह का रूल नहीं होता है। अब आग बुझाना है तो हम लोग वहां जा करके क्या करेंगे जी, आग बुझाएंगे, बुझाने की प्रक्रिया करेंगे, उसके लिए निपटेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर खोज करके ले जाएंगे, चाहे अगर वाटर लकड़ी जलने हुआ होगा या कंबस्टिबल या फ्लेमेबल है उसकी पहचान करेंगे, तब जा करके हम उसके लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। अगर कोई नीचे धंस गया है या अंदर कन्फाइंड स्पेस में ठहर गया है, गिर गया है, बेहोश पड़ा है या कोई ऊपर से लुढ़क गया है, तो इस तरह से बहुत सारी इमरजेंसीज आती है, बीमारी की वजह से या डिजीज की वजह से या टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से। जैसी इमरजेंसी होती है वैसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए और उस पर रिस्पॉन्स देने की जरूरत होती है। अब टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, अब हमें पहचानने की जरूरत है कि कौन सा इमरजेंसी है, इमरजेंसी कैसा है, ये गैस लीकेज का है या फायर का है या टेम्परेचर का है या हॉट की वजह से है या ऑक्सीजन की कमी की वजह से है, क्या चीज का है, वो हमें पहचानने की जरूरत है। जब अब पहचान लेंगे तब उसके लिए हमें रिस्पांस देना है। टाइप्स ऑफ सायरन, अब जो भी इमरजेंसी आता है तो प्लांट हो या कोई फैक्ट्री हो तो उसमें सायरन लगा हुआ रहता है। सायरन अगर नहीं लगा है तो वो क्या करेगा कि मैक ले लेगा और वो मैक के थ्रू और एक छोटा सा चुंगा जिसको कहा जाता है स्पीकर के थ्रू, अगर स्पीकर है तो उसके भी थ्रू बोल करके हर जगह घुमा देगा, उससे लोग समझ जाएंगे कि हाँ, जैसे कोरोना काल में घुमाया गया था, बोला गया था और वो समझ गए थे। हाँ जी, अतिक्रमण में भी बोला जाता है। या कोई अगर प्रचार करना होता है तो उसमें भी पूरा गांव नया नया अगर फिल्म लगेगा तो पूरा एकदम प्रचार किया जाता है कि हाँ है? बहुत सारे तरीका आता है टाइप ऑफ सायरन, यानी सायरन जो अलार्म बज रहा है, जो आवाज आ रहा है, उस आवाज को हमें पहचानने की जरूरत होती है कि कैसी आवाज है। यानी कि सायरन एक ही तरह का नहीं होता है, बताया जाता है, ट्रेनिंग कर दिया जाता है, ट्रेन कर दिया जाता है कि हाँ इस तरह का अगर आवाज आए तो आप लोग समझिएगा कि ये इमरजेंसी का है। अगर ये आवाज आ रहा है तो समझिएगा वर्क पर जाने का, अगर ये आवाज आ रहा है तो आप लंच का समझ जाइएगा। जैसे स्कूलों में घंटी लगती है तो आदमी समझ जाता है कि एक गो लगा तो नहीं अभी पढ़ना है, दो गो लगा तो वो पढ़ना है, तीन गो लगा तो भी पढ़ना है, अटाना टोन लगते जा रहा है तो इसका मतलब अब लंच का टाइम हो गया। एक 2 घंटे में एकदम पूरा घर जाइएगा, तो लंच का टाइम है जी। ये सब होता है। वही सायरन जो होता है हर तरह के अलग अलग होते हैं, साउंड भी उनके अलग होते हैं, साउंड दिया जाता है और पहचान बता दिया जाता है कि ये इमरजेंसी का है, ये वर्क स्टॉप करने का है, ये मीटिंग का है, ये आपको वर्क करना है और ये आपका लिविंग टाइम है, छुट्टी का टाइम है, ये बता दिया जाता है। उसके बाद वीकली टेस्टिंग प्लान, तो वीकली टेस्टिंग प्लान क्या है कि जो हमने इमरजेंसी के लिए तैयारियां किया है उनको जांचने की जरूरत है। फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं तो वो ठीक ठाक है या कि कहीं चला गया, किसी ने उठा लिया, कोई फेंक दिया या खराब पड़ा हुआ है या चुरा लिया है कि क्या हुआ है, उसको जांचने की जरूरत है। जो पानी वाला है तो पानी के लिए वाटर वो सही है कि नहीं, उसका हॉस सही है कि नहीं, हॉस रील में है कि नहीं, ये सब देखने की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन सिलेंडर है या कि सिलेंडर है खाली ऑक्सीजन गायब है उसमें से, ये सब हमें जांचने की जरूरत होती है। तो उसके बाद वीकली टेस्टिंग प्लान कर लेना है। तो वीकली टेस्टिंग प्लान क्या कि हमारे पूरा एरिया सही है या नहीं है,
पूरा मशीनरी हमारा सही है या नहीं है। अगर हम वीकली टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि मशीनरी कोई खराब हो रहा है और उसी पे एकदम वर्क पे वर्क दे रहे हैं, लोड पर लोड दे रहे हैं। जैसे मोबाइल को आराम की जरूरत होता है, लगातार एकदम दे रहा है तो हीट होकर के वो फट सकता है। फैन ही है, अगर एकदम इसको आराम दीजिए नहीं, चलाते जाइए सारा कॉल एकदम हीट होकर के और वो आग लग देगा, धुआं देना शुरू हो जाएगा। तो हर चीज अपनी लिमिट के अनुसार वर्क करती है। हम लोग भी दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद क्या लगातार दौड़ते रह जाते हैं? नहीं, थोड़ा देर जाएंगे, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, और उसके बाद क्या ये तो अभी थोड़ा पैर जवाब दे रहा है और सांस ऊपर नीचे हो रहा है, एकदम कस के एकदम सांस लेने की अब जरूरत होती है। तो रफ्तार तो ये हो जाता है वीकली टेस्टिंग प्लान, यानी कि हमने जो भी योजनाएं बनाई है रिस्पांस के लिए, यानी उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए इमरजेंसी के, वो हमारे पास है या कि नहीं है। फर्स्ट एड रखे हुए हैं, फर्स्ट एड है, बचा हुआ है कि कोई पहले ही यूज कर चुका है। अरे किसी को थोड़ा सा लगा अब वो लेके बैंडेजवा सब एकदम लपेट लिया, और जब जरूरत पड़े तो है ये नहीं है, तो उसे हमें देखने की जरूरत होती है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में नंबर में क्या दे, तो फायर वाले का होना चाहिए, पुलिस का होना चाहिए और एम्बुलेंस का होना चाहिए। ये 3 गो हमारे लिए एकदम नेसेसरी है, इसका हमें जरूरत पड़ सकता है। चोरी का मामला है, डेथ का मामला है या झगड़े का मामला है तो पुलिस आके निपटेगा, कंपनी से नहीं हो सकेगा तो पुलिस अपना बुलाएगी कि भाई हम क्यों अपने ऊपर ले, पुलिस खुद समझ लेगी। चोरी का मामला होगा तो वही समझ लेगी। अगर किसी का डिजीज हो गया, हेल्थ बिगड़ गया, डैमेज हो गया, तो उसमें या चोट हो या बीमारी हो तो उसके लिए एम्बुलेंस बुला लिया जाता है। और अगर फायर वाला, अगर हमारे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो उसके लिए हम अलग से सरकारी माध्यम से या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है तो उसको हम बुला करके अपनी इमरजेंसी, तो ये इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर होता है जिसमें पुलिस का रहना चाहिए, फायर वाले का रहना चाहिए और एम्बुलेंस का रहना चाहिए। उसके बाद लोकेशन ऑफ असेंबली पॉइंट होता है, यानी कि इमरजेंसी जब हो जाए, वो चाहे जिस तरह का इमरजेंसी हो, ठीक है, चाहे जिस टाइप का इमरजेंसी हो, उस इमरजेंसी में कहा जाता है कि लोकेशन ऑफ असेंबली पॉइंट, यानी कि एक ऐसी जगह चिन्हित कर दिया जाता है और सारे लोगों को बता दिया जाता है कि आप फैक्ट्री में अगर हो, सारे लोग फैक्ट्री में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो उनको कह दिया जाता है कि भाई जैसे ही सायरन बजेगा आप लोग एक ही जगह आना है, ताकि हम आप लोगों की पहचान कर सके, आप लोगों के बारे में जान ले, ताकि आप लोग है या कि कोई मिसिंग हो गया तो उसके बारे में खोज करेंगे कि भाई कोई मशीन के अंदर दब गया है, कि मशीन में दब गया है, कि मशीन के ऊपर रह गया है, कि कहाँ है, किसके साथ कोई घटना हुआ है, घटने की पता चलेगी। घटना हुआ वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ घटने में कौन इन्वॉल्व हो गया, कौन जुड़ गया, उस घटने के चपेट में आ गया, ये पता कब लगेगा, जब असेंबली पॉइंट पर सारे लोग आएंगे और जब देखेंगे कि सारे एकदम हेड दिखाई दे रहा है, हाँ जी कोई है, कोई मिसिंग नहीं रहा है ना सर, हम लोग एकदम तेजी से भाग गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए मशीन गड़बड़ हुआ कोई बात नहीं, उसकी ट्रीटमेंट किया जाएगा या रिपेयरिंग करना होगा तो रिपेयरिंग किया जाएगा। लेकिन अगर आदमी मिसिंग हो गया तो भाई कौन था, तो उसे पता लगेगा कि हाँ ये सॉरी इसी के साथ में था, तुम्हारे साथ था, हाँ इधर इधर बताएगा क्या, उसको नींद आ रही है, छोड़ो जाने दो। तो ये लोकेशन ऑफ असेंबली पॉइंट, यानी कि कोई भी इमरजेंसी आए तो इमरजेंसी में एक अस्थायी जगह पर, अनस्थायी जगह पर रहता है। अगर कोई व्यक्ति तो उसको अस्थायी दे दिया जाता है कि परमानेंट तो नहीं होगा, लेकिन अनपरमानेंट में अस्थायी जगह वो आ जाएगा, जिस जगह पर उसे हम काउंटिंग कर सकते हैं और काउंट करके हम पहचान कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं कि क्या ये कोई भी व्यक्ति, हमारे एम्प्लॉय वर्कर, ये किसी इंसिडेंट में है या हमारे सुरक्षित है, ये सेफ है, ये होता है। उसके बाद इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर, तो प्रोसीजर जो होता है यानी कि आपातकालीन निकास प्रक्रिया जो होता है, जब आपातकालीन आ जाए तो हमें किस तरह से उससे निकलना है। निकलने का मतलब क्या, उसको हटाइए तब आप रहिए, या उसको खत्म कीजिए तब आप सही से रहेंगे। तो उस प्रक्रिया से यानी इमरजेंसी से निकलने का जो उपाय है, उस उपाय को कहा जाता है इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर। अब यानी उससे हमें कैसे निकल सकते हैं, आग लगी है जब तक बुझाएंगे नहीं निकल सकते हैं जी, नहीं निकल सकते। गैस रिलीज हो रहा है, जब तक हम वहां से भागेंगे नहीं निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, क्योंकि गैस तो दिखता ही नहीं है, तो उसको नहीं भागा सकते हम, पहले हम भागेंगे तब जाकर के हट जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो बच सकते हैं। आग है तो आग तो दिखेगा तो हम लोग एकदम टूट पड़ेंगे कि किसी तरह से उसको एकदम बुझा दिया, बुझने वाला है तो कमजोर रहेगा तब न बुझाएंगे, अब बरियार आग रहेगा तो खुद ही को बुझाना शुरू हो जाएगा। इसलिए आग को भी, फायर को भी देखने की जरूरत है। छोटा है
दौड़ जाइए एकदम। अब बड़ा है पीछे पड़े, आगे ना, आगे नहीं पीछे जाइए। देखिए कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं हमारे पास है तो जाइए। उसके बाद अगर आपकी बस की नहीं है, छोटा सिलेंडर लेकर के जाइएगा, लहाप मारेगा, हीट मारेगा कि आप शक नहीं पाइएगा, वो काम आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप बड़े वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें बुलाया जाता है, कॉन्टेक्ट नंबर रखा जाता है, उसको बुलाइए। बड़ी आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। आप बुझाने गए या खुद बुझ गए मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको जानकारी रखना एकदम जरूरी होता है, देखना जरूरी है। उसके बाद क्या जी, इमरजेंसी ड्रिल शेड्यूल होता है। ये इमरजेंसी आपातकालीन अभ्यास शेड्यूल जो होता है, यानी कि जो समय रखा जाता है, वो अलग अलग समय के आपको आग से कैसे बचना है, आपको एक्सक्यूशन से कैसे निकलना है, आप किसी मटेरियल से दब जाए तो कैसे निकलना है, आप अगर फायर लग गया है, आप फायर के अपोजिट साइड में आपका अपोजिट साइड निकलना है, आप कैसे निकलेंगे। तो ये शेड्यूल अभ्यास कराया जाता है, अभ्यास बताया जाता है, समझाया जाता है, इसीलिए ट्रेनिंग दिया जाता है। और ट्रेनिंग देने के बाद सब लोग जब जान जाएंगे कि हाँ भाई फैक्ट्री में है, और फैक्ट्री के अगर मान लीजिए गेट साइड में अगर आग लग गया तो हम कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए निकलने का अभ्यास किया जाएगा। तो जो भी यानी कोई भी इमरजेंसी है, भूकंप आ गया है, भूकंप से कैसे आपको बाहर निकलना है, अगर बिल्डिंग में है या फैक्ट्री में है या मशीन के पास है तो आप कैसे निकलिएगा, मशीन छोड़ छाड़ के निकलिएगा कि कूद फान के निकलिएगा, आखिर एक दूसरे के लसार के निकल जाइएगा। तो ये सब समझने की जरूरत है क्या, कि इसमें प्रशिक्षित किया जाता है कि अगर भूकंप आ रहे तो आप अच्छी तरह से कोई बढ़िया चीज, मजबूत चीज पकड़ लीजिए, ताकि आप बैठे रहिएगा तो आपको कोई चीज हानि नहीं पहुंचा सकती है, या किसी बड़े ऐसे चीज के नीचे ना रहे जो ढहने का डर हो, और डर रहेगा तो वो ढह करके आपके नीचे आ जाएगा, आपके ऊपर आ जाएगा, नीचे नहीं बल्कि आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये इमरजेंसी ड्रिल शेड्यूल जो होता है, ये आदमी को प्रशिक्षित करने के लिए, वर्करों को प्रशिक्षित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए होता है कि जब कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको कैसे उससे निपटना है। ये अभ्यास होता है, यानी कि नॉलेज देने की बात होती है। इमरजेंसी रिपोर्टिंग प्रोसीजर होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको सूचना देने की प्रक्रिया अपनाना है। किसको सूचना दीजिएगा, आप वर्कर है तो आप अपने सीनियर को दीजिएगा, वो अपने सीनियर को देगा, वो अपने सीनियर को देगा, हैंडल हो जाएगा तो वो सीनियर कर लेगा और उसका इंफॉर्मेशन अपने कंपनी में देगा। कंपनी की जो भी भरपाई होगा, अगर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे और नहीं बताएंगे उसे तो समझेगा क्या है, तुमने जलाया, खूब जला कर कैसे रख दिया, सारा नुकसान तुम्हें ही कर दिया। तो वो क्या होगा कि हम जैसे ही होगा, कोई भी कारण होगा, किसी भी कारण से अगर कोई इमरजेंसी आएगा तो हम बड़े अधिकारियों को नहीं बताएंगे, तो वो हमसे बेटर कॉन्टेक्ट बनाया हुआ है, किसी से भी कोई भी जरूरत होगा तो आसानी से वो किसी को भी भेज सकता है। और भेजने के अंदर जैसे मान लीजिए कि आप सेफ्टी ऑफिसर बन के गए तो आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे ही कोई हो घटना तो आप उसमें भी इंफॉर्म कर दीजिए, कंपनी में सीनियर अधिकारी को भी या मैनेजर को भी इंफॉर्म कर दीजिए। और उसके बाद इंफॉर्म करने के बाद आप उस साथ ही साथ आप उसके लिए रिस्पॉन्स जो प्लान है उसको यूज कीजिए कि कैसे बुझाना है इसे, कैसे इसे निकलना है, कैसे अपने आप को बचाव करना है, ये होता है। यानी कि सीनियर को भी बता दीजिए और अपने अनुसार उसके लिए क्या रिस्पॉन्स लेना है वो लेने की अधिकार है आपके पास, लेते रहिए। तो ये रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया होती है। अब क्या जी, जो रिपोर्टिंग क्या करेंगे, जो रीजन होता है, जिस रीजन का इमरजेंसी आया है वो रीजन लिख करके हम भेजेंगे। अब कंपनी देखेगी कि नहीं ये रीजन बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो उसके लिए वो इंतजाम करेगी, बार बार फोन करेगी, खुद से आ भी सकती है वहां, पुलिस को भी भेज सकती है वहां, या वो एम्बुलेंस को भी भेज सकती है, या फायर एक्सटिंग्विशर को भी वो भेज सकती है। पूछेगी कि आप फोन किए हैं तो नहीं, तो ठीक है हम कर रहे हैं, आप अपना उधर देखिए, बचाइए वर्करों को। इस तरह से बहुत सारे रिपोर्ट को आगे बढ़ाने की जरूरत होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इमरजेंसी ड्रिल होता है। तो ड्रिल क्या है, यानी कि आपातकालीन अभ्यास करना है। आपातकालीन अभ्यास वह अभ्यास होता है जो कोई भी इमरजेंसी में जो व्यक्ति फंस जाए तो वो कैसे निकलेगा, अपने आप के बचाव कर ले। मशीन टूट रहा है टूटने दो, लेकिन खुद को सेफ रखो। टूल्स खराब हो रहा है होने दो, लेकिन खुद को सेफ रखो। कोई भी अगर कहीं भी गड़बड़ हो रहा है होने दो, लेकिन तुम अपने आप को सेफ रखो। तो ये होता है आप अपने आप का यानी प्रक्रिया जो होता है, आपातकालीन अभ्यास जो होता है। पहला होता है वॉक थ्रू ड्रिल होता है। तो वॉक थ्रू ड्रिल के मतलब ये टहल नहीं, अरे वॉक थ्रू ड्रिल होता है कि हर वो प्रक्रिया तक आप अपनी जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, चरण दर चरण खतरों की या इमरजेंसी की पता कीजिए, ताकि हम कैसे निपट सकेंगे, कैसे उसे हम भगा सकते हैं, कैसे उसे हम अलग कर सकते हैं, कैसे उसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है वॉक थ्रू ड्रिल। तो वॉक थ्रू ड्रिल का मतलब होता है कि स्टेप टू स्टेप
चरण दर चरण, यानी कि हर जगह जहां जहां वर्क हो रहा है या जहां जहां इमरजेंसी आने की खतरा है उसकी जांच कीजिए, उसकी अभ्यास कीजिए। और अभ्यास जैसे कन्फाइंड स्पेस वर्क हो रहा है तो उसकी अभ्यास कर लीजिए, वर्क एट हाइट का वो हो रहा है वहां का आप अभ्यास कर लीजिए, हॉट वर्क हो रहा है उसका अभ्यास कर लीजिए, या फायर आने का कोई चांस हो तो उसका अभ्यास कर लिए, या भूकंप आने का चांस हो उसका अभ्यास करिए, या गैस लीकेज का हो या हॉट गैस का हो, इन सब का अभ्यास करना जरूरी होता है और हर सब की जांच करना जरूरी होता है, ताकि इमरजेंसी आएगा तो हम किस तरह से निपटेंगे। यानी कि प्रत्येक स्टेप को और प्रत्येक पॉइंट को अच्छी तरह से जानकारी रखना, जानकारी लेना और उसे समझ लेना और उससे निकलने के उपाय जान लेना, ये होता है आपका वॉक थ्रू ड्रिल होता है। जैसे मान लीजिए कि आप पूरा आग लगा है तो दौड़ के नहीं जा सकते, आप टहल के बच करके आप निकल सकते हैं, वो होता है आपका वॉक थ्रू ड्रिल होता है। या भूकंप आ रहा है तो आप एकदम दौड़ करके नहीं जाएंगे, जाएंगे कोई किसी को, या तो खुद गिर जाएंगे किसी को लेकर के, या कोई जैसे गिरेंगे कोई दूसरा आपके ऊपर गिर गया तो अलग हो जाएगा। तो इसलिए आपको यानी धीरे धीरे एकदम स्लोली आपको निकल जाना है, अपने आप को बचा करके और दूसरे को भी ख्याल रखना है। ये होता है फंक्शनल ड्रिल। इसमें क्या होता है, ये ट्रेनिंग दिया जाता है और व्यायाम किया जाता है, वर्जिश किया जैसे कूद फान किया जाता है, या रस्सी लटका करके रस्सी के माध्यम से इस पार से उस पार हो जाना है, या आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से हो रहे हैं, या कोई आपको जाली या रस्सी बांध कर दे दिया, हुक के जरिए आप इधर से उधर चले जाते हैं। तो इसमें फंक्शनल ड्रिलिंग होता है कि विद एक्सरसाइज, जैसे आपको छलांग लगाने के सिखाया जाएगा इसमें कि छलांग लगा करके कैसे बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे आग है बीच में या बांधा है या गड्ढा है, आप कैसे बचाएंगे, तो आप जब तक छलांग लगाने के लिए स्टेप अपने उठाएंगे नहीं, छलांग नहीं लगाएंगे तो नहीं बच सकते हैं। तो इसमें यानी वर्जिश को सिखाया जाता है, जैसे आर्मी ऑफिसरों को सिखाया जाता है कूदने का, छलांग लगाने का, ऊपर चढ़ने का, ये वही उसी तरह से होता है। इसमें प्रशिक्षण फंक्शनल ड्रिल किया जाता है। उसके बाद तीसरा होता है इवैक्यूएशन ड्रिल होता है। ये किसी भी काम के अनुसार कोई भी अगर इमरजेंसी आ जाए तो उस इमरजेंसी से निकलने का अभ्यास इसमें दिया जाता है। अब कोई काम जैसे कर रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस का काम है, तो उसमें कौन सा खतरा है जी, तो सबसे ज्यादा गैस का खतरा है, सबसे ज्यादा हॉट गैस का खतरा है। अब हॉट गैस है आपके पास, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो लंबे सुरंगों में मत जाइए, ऑक्सीजन नहीं है तो कन्फाइंड स्पेस के वैसे जगहों पर नहीं जाइए जहां ऑक्सीजन की कमी है, तो वो आपका खतरा है। हाइट पे क्या खतरा है, तो हवाओं का बढ़ना, बारिश का ज्यादा हो जाना या थंडरिंग होना, ये आपका इमरजेंसी है। अगर हो रहा है तो आपको कैसे बचना है, यानी हर एक काम में कोई भी अगर काम हो और उस काम में इमरजेंसी आ रहा है तो उसे किस तरह से आपको निकलना है उसके बारे में है ये निकासी अभ्यास, ठीक है, क्वेश्चन ड्रिल। उसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस विल लिसनिंग द सायरन, यानी अब सायरन जब बजे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। जब सायरन सुनाई दे, आपातकालीन जो प्रतिक्रिया होता है, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए सायरन सुनने के बाद। सायरन सुनेंगे तो क्या होना चाहिए, तो स्टॉप द एक्टिविटी व्हाट यू आर डूइंग, यानी आप अपने क्रिया विधि को बंद कीजिए, क्रिया विधि एकदम स्टॉप कीजिए, जो कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। आप ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल मशीन बंद कर दीजिए। आप कटिंग कर रहे हैं, कटिंग बंद कर दीजिए। आप ऑपरेटिंग कर रहे हैं, ऑपरेटिंग बंद कीजिए, यानी जो काम आप कर रहे हैं उस काम को बंद कीजिए। और उसके बाद कर रहे हैं व्हाट यू आर डूइंग, यानी कि आप क्या कर रहे थे, जो आप कर रहे हैं उसके लिए स्टॉप द एक्टिविटी, जो आप कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, अपनी क्रिया विधि को बंद कीजिए। उसके बाद क्या, शट ऑफ ऑल द इक्विपमेंट, यानी कि जब बंद कर रहे हैं, अपने काम बंद कर रहे हैं तो मशीन को भी बंद कीजिए। ऐसा नहीं कि काम बंद किए, मशीन चालू है, अब आप वहां से निकल गए, दूसरा आया दौड़ते दौड़ते, अब मशीनों पे लग गया तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। यानी कि चालू पीरियड में मशीन को छोड़ करके भागेंगे हम तो उसकी वजह से कोई दूसरा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दूसरा इमरजेंसी आ सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि शट ऑफ द ऑल इक्विपमेंट, यानी कि सभी उपकरणों को बंद कीजिए। जो जिस उपकरण के साथ यूज कर रहा है, काम कर रहा है, उस उपकरण को बंद करेगा। टू अवॉइड एनी अदर इमरजेंसी बिकॉज ऑफ रनिंग इक्विपमेंट, यानी कि जिस उपकरण को आप चलते हुए पीरियड में छोड़ देंगे तो आपका दूसरा भी इमरजेंसी आ सकता है, इसलिए उसको बंद करने की जरूरत है। जो ऑपरेटिंग कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग बंद कर दीजिए, ड्रिल कर रहे हैं ड्रिल मशीन बंद कीजिए, आप वेल्डिंग कर रहे हैं वेल्डिंग मशीन बंद करके भागिए। ऐसा नहीं कि चालू पीरियड में छोड़ दिए और आप
चल दिए, तो ये उसके चालू रहने से भी कोई ऐसी खतरा आ सकती है। उसके बाद होता है यूज बड्डी सिस्टम। अब बड्डी सिस्टम ये है, बड्डी का मतलब होता है साथी, ठीक है, साथी। तो आप अपने साथी के साथ में रहिए, ये नहीं कि आपका साथी इमरजेंसी आया, आप फिर आ रहा, साथी को वही छोड़ दिए, बाद में फोन करके तुम निकल सकता है कि वहीं रहेगा हमेशा। अरे तो ये मुश्किल होता है, यानी अपने बड्डी को भी साथ में लेना है। जैसे बाढ़ आ गया तो खुद भाग गए, अब साथी को छोड़ दिए, तैरने ना आए, अब तुमने छोड़ दिया, अब तो बेचारा पानी में रह जाएगा, अब बाद में वीडियो कॉल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो रिसीव नहीं करेगा, तो कैसे हो पाएगा। तो इसलिए अपने बड्डी सिस्टम को लागू करना है। बड्डी सिस्टम मतलब कि सबको साथ में लेके निकलना है, सबको साथ निकालना है, और साथ में निकलना है, ये नहीं कि खुद को निकल जाए और दूसरे को कहे कि तुम यही देखते रहो इमरजेंसी को। ठीक है, इसे उसको इमरजेंसी में आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं या उसे जिम्मेदारी में नहीं ले रहे हैं। इसलिए आपका होता है कि यूज बड्डी सिस्टम, यानी कि आप अगर इमरजेंसी देख रहे हैं तो ये नहीं कि देखे इमरजेंसी एकदम चुपचाप निकल के भाग गए। बड्डी सिस्टम का मतलब ये कि आप इमरजेंसी देखे, जैसे कोई मशीन विस्फोट हो गया, आग लग गया, तो आप देखे या चुपचाप निकल गए ऐसे, किसी से नहीं बताए, और आग एक जगह से दूसरा मशीन में, दूसरे से तीसरे में, अगर मान लीजिए कि कोई देख नहीं रहा है, ऐसे काम कर रहा है और उसने देखा और चुपचाप निकल गया। अरे गैस लीकेज हो रहा है, उसने देखा और चुपचाप निकल गया, पानी लीकेज हो रहा है, चुपचाप निकल गया, तो क्या होगा, बड्डी सिस्टम में नहीं होगा। यानी खुद को बचा लिया लेकिन बाकी लोगों को उसमें झोंक दिया, ठीक है, उसमें झोंक देगा। तो ये जो होता है, इसमें बड्डी सिस्टम लागू करना होता है कि आप अगर देख लिए तो आप बताइए दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, सबको बता दीजिए कि भाई यहाँ इमरजेंसी हो गया, या फायर हो गया, या गैस लीकेज हो रहा है, जितना जल्दी हो आप अपनी अपनी प्रस्थान शुरू कर दे, तो सब लोग अपना प्रस्थान शुरू कर देंगे। और सेल्फिश आदमी होगा, जीलस आदमी होगा, तो क्या करेगा, चुपचाप एकदम जाकर दूर से ऐसे देखेगा, अभी तक ले कोनो नहीं निकल रहा है, कोनो नहीं निकल रहा है, तो जीलस आदमी का होता है, जिसके अंदर ईर्ष्या पूरा भरी रहती है, बोड़ा के बोड़ा एकदम भरी रहती है, वही व्यक्ति अपने आप को सिर्फ सेव करेगा, दूसरे को सेव नहीं करेगा। और जो अच्छा रहेगा, सिंसियर रहेगा, तो सिंसियर पर्सन जो होता है वो खुद को बचाने के साथ साथ दूसरे को भी बचाएगा, ये सिंसियरिटी पे होता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि यूज बड्डी सिस्टम, यानी कि अपने साथियों का भी ख्याल रखें, ठीक है, साथी का भी ख्याल रखना है, कोई छूट न जाए। जैसे अब कोई आवाज सुन करके, मेला ही होता है ना जी, और उसमें भी कोई भी कह दे के बम फूटने वाला है, सारा भीड़ एकदम देखिए खाली होने लगता है, कोई उसमें गलती से चप्पल के वजह से या शूज की वजह से गिर गया, तो देखिए सब लोग उसे लसार करके निकल जाते हैं। अब उसमें जो उसका साथी है वो खुद पीछे पीछे आ रहा था, कहाँ गया वो, तो नीचे लसरा गया है, तो इस तरह से हो जाता है। इसलिए इसको बड्डी सिस्टम में लागू करना जरूरी है, यानी कि खुद बचे और दूसरे को भी बचाए रखेंगे, अपने साथी को भी ध्यान रखेंगे, तो आप भी इमरजेंसी से बच गए और वो भी इमरजेंसी से बच गया, वरना आप खुद बच जाएंगे और उसको एकदम झोंक देंगे कि जा ठीक भाई। उसके बाद क्या है, तो वॉच वाइंड डायरेक्शन एंड प्रोसीड टू असेंबली पॉइंट बाय क्रॉस वाइंड डायरेक्शन, यानी कि जब हवाओं की गति ज्यादा हो, खुले एरिया में अगर काम कर रहे हो, खुले एरिया में काम कर रहे हो या हाइट पर वर्क कर रहे हो, और हवाओं की गति अगर बहुत ज्यादा है, तो हवाओं की गति है तो आप उसमें चलिए मत, थोड़ा वेट कीजिए, हवाओं की गति कुछ कम हो जाए तब आप चलने की प्रयास कीजिए। वरना अगर मान लीजिए हाइट पर है और आपको डायरेक्शन मिल गया या आपको सूचना मिल गया कि अब बहुत इससे भी ज्यादा हवा बहने वाली है, और हवा बहने वाली है, और जिसकी वजह से ऊपर काम करने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप जितना जल्दी उतर जाए, तो जैसे आपने प्लान बनाया टूल्स वगैरह समेट करके, हवा एकदम तेजी से बहने लगी, आप क्या कीजिएगा ये, तो थोड़ा देर इंतजार कीजिए उसी वहीं पर बैठ करके, अगर बच गए तो अपने भाग से, नहीं तो उसके भाग से, अपॉर्चुनिटी उसके हिसाब से चला जाएगा। तो उसमें क्या नहीं, उसमें जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा, उतरना है कहीं और से उतर जाइएगा कहीं और से, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको वाइंड डायरेक्शन देख लेना है। हवाओं की गति अगर बहुत ज्यादा है, जैसे क्रॉसिंग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अब
हवा की डायरेक्शन बहुत ज्यादा है तो आपको जाना है इधर, लेके चला जाएगा इधर। अरे अगर हम लोगों में इतना वजन नहीं रहेगा, हवाओं के वजन से कम वजन रहेगा तो एकदम बहा के लेके जाएगा, इधर से उधर चले जाएंगे हम लोग। और उसके वजन से, उसके फोर्स से हम लोग का वजन ज्यादा रहेगा, वेट ज्यादा रहेगा, तो हम लोग एकदम टकराते हुए पार हो जाते हैं। जैसे हमारे पछुआ हवा बहेगी, अब एकदम पश्चिम की तरफ आपको जाना हो, अब पुल चढ़ना हो तो देखिए कितना अच्छा से आसानी से आपको चढ़ने नहीं देता है इधर आराम से आइए, चढ़ने नहीं देता है। अगर पश्चिम से हवा बहे, अब पूरब की तरफ जाना हो तो आपको चलने में धक्का देगा, धीरे धीरे चलता है, तेजी से चलो वो धक्का देता है। ये होता है वाइंड डायरेक्शन। जब हवाओं की गति जब 17 नॉट से ज्यादा हो तो 17 नॉट से ज्यादा रहेगा तो आप थोड़ा देर के लिए ठहर जाइए। उस हवाओं की गति थोड़ी देर के लिए उठती है, फिर आगे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि लगातार नहीं बढ़ती है, भाप नहीं है हवा जो है ये भाप नहीं है, ये लहरों के माध्यम से होता है। लहर एक बार ऐसे उठे गिरे तो हवा की रफ्तार उठा, और फिर तो जो उठा वो पार हो गया, अब फिर ये उठेंगे तब ये निकलेंगे। तो इसलिए हवाएं लगातार बड़े नहीं होते, ज्यादा नहीं होते, उठेंगे फिर पार हो गए शांत, फिर दूसरा आएगा तब आपको दिक्कत है। तो थोड़ा देर के लिए आप शांत हो जाइए और उसके बाद रहिए, और जैसे ही वो क्रॉस हो जाए तो आप क्रॉस कर जाइए। उसके बाद एम्प्लॉइज शट स्टे इन द ग्रुप, दे अवेयर वर्किंग विद इन ऑर्डर दैट एन एक्यूरेट हेड काउंट कैन बी ऑब्टेन। यानी कि आदमी को, जितने भी एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, उनको साथ में ग्रुप के साथ स्थित करना है, ठहरना है ग्रुप के साथ। ऐसा नहीं कि 2 आदमी इधर, 1 आदमी उधर, 4 आदमी उधर, 5 आदमी उधर, लो सबको ग्रुप में रहना है, एक जगह रहना है। जैसे असेंबली पॉइंट में रहते हैं वैसे इमरजेंसी आ जाए तो सब लोग एकदम आ जाए, धीरे धीरे एक जगह ज्वाइंट हो, एक जगह रहे, एक जगह इकट्ठा हो जाए तो ज्वाइंट रहेंगे। दे वे आर वर्किंग, यानी कि वे काम कर रहे थे, ऑर्डर दैट एन एक्यूरेट, ताकि आप जब तक अनुमति ना मिले वहां से नहीं जाइए, जब तक आपको अनुमति कोई नहीं दिया जाए, ऑर्डर नहीं दिया जाए, आप उस ग्रुप से मत निकलिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी हुआ है उस इमरजेंसी के बारे में आप ही लोगों से पूछा जाएगा कि उस जगह के नियरेस्ट पॉइंट पर कौन था, नियरेस्ट पॉइंट पर रहने वाले व्यक्ति आप ही के ग्रुप में है तो वो बताएगा। तो इसलिए वहां हेड काउंट किया जाता है कि सब लोग का मौजूदगी है, ताकि आप इन लोगों में से कोई मिसिंग हो गया है। उसके बाद होता है इसमें चेक हेड काउंट एंड इन्फॉर्म एज पर इंसिडेंट प्रोटोकॉल। जो इसमें जब हेड काउंट कर लिया जाता है कि सब लोग अगर सही है तो समझिए कि हमारे मशीनरी या कोई स्थान पर कोई ऐसी इमरजेंसी आया है, वो चाहे गैस लीकेज का हो या फायर का हो। अगर देखा जाएगा कि हेड काउंट नहीं है, भाई कितने आदमी आए थे, 50, 50 को नजर आ रहा है, एक आदमी कहाँ है जी तुम लोगों में? हाँ सर, मिंटुआ नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप पता चल जाएगा कहो मिंटू किसके साथ काम कर रहा था, तो चिंटू के साथ हो जाएगा। हाँ जी तुम्हारे साथ था, क्या कर रहा था? हाँ सर जैसे ही फायर हुआ वैसे हम पलटे, लेकिन उसके बाद हम नहीं देखे, वो हमारे पीछे ही आ रहा था लेकिन आया नहीं। तब क्या रही, तो हो सकता है उसका कपड़ा फंस गया होगा, उसका पैर फंस गया होगा और उस इमरजेंसी में आ गया, या मशीन की वजह से फंस गया होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हेड काउंटिंग में अगर कोई भी बात नहीं, कोई भी हेड काउंट में कमी पाया जाता है तो उसमें अब यह सूचना दिया जाता है कि कोई ऐसी घटना हो गई है, उसके साथ कोई ऐसी घटना हो गई। अब घटना ऐसी होगी, अब घटने का जो भी प्रोटोकॉल होता है, शिष्टाचार होता है, अब उसकी जांच किया जाता है, उसमें उसे समझा जाता है, उसे खोज किया जाता है कि कहाँ है, किस जगह काम करता है, जहां काम कर रहा था उस व्यक्ति किसके साथ कर रहा था उसको भी साथ में ले जाया जाता है। ले जा करके देखेंगे, हाँ जी बता तू किधर काम कर रहा है। अब जाएंगे, अगर वो दिख गया तो सही है, खोज लिए, अगर नहीं दिखा तो हाँ सर यहीं तो था, यहाँ तक तो हम थे, इसके आगे हम नहीं जानते। अरे तब देखा गया कि नहीं वहां तो नहीं है लेकिन हिहा फंस गया है, अरे वहां नहीं है हिहा फंस गए सर, हिहा है यहाँ है। तो मतलब क्या कि चल रहा था, कोई मशीन खींच चालू होगी, खींच लिया। तो इस तरह से होता है क्या जी, तो जो साथ में रहता है वही उसके बारे में बता देगा, क्योंकि ज्वाइंट जो जोड़े में काम होता है
तो जोड़े में काम रहेगा, जो देखा रहेगा वो बता देगा और उस तरह से इंसिडेंट किया जाएगा कि हाँ भाई वो कहाँ है, किस जगह है, उसे वो जिंदा है या कहीं समझिए कि कुछ हो गया है या इंजर्ड हो गया है, वो बोल नहीं सकता है कि वो बेहोश पड़ा है या उसे गैस के अटैक आ गया है, क्या आ गया है, तो उस जब आएगा तो उस इंसिडेंट की जांच किया जाएगा कि ये घटना कैसे हुई, क्यों हुआ, और इंसिडेंट की जांच करने के बाद उस प्रोटोकॉल से उसे अगर वो मान लीजिए कि जीवित अवस्था में है, ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ट्रीटमेंट के लिए दिया जाएगा, और जो इंसिडेंट या इमरजेंसी आया है उसकी जांच की जाएगी कि ये इमरजेंसी क्यों आया है, कैसे आया है। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ साइन और सिम्टम ऑफ इंजरी, अगर वो व्यक्ति इन्वॉल्व है किसी भी इमरजेंसी के तहत आ गया, इन्वॉल्व हो गया, जुड़ गया है और उसे चोट आ गई है, तो चोट आ गई है तो चोट के लक्षण को पहचाना जाएगा, ये चोट जलने से है, कटने से है या टकराने से है या रगड़ आने से है, कैसा चोट है उसका, या अंदरूनी चोट है या बाहर चोट है, बाहरी चोट है, तब यहाँ उसके साइन और संकेत यानी कि संकेत और उसके लक्षण को पहचाना जाएगा। किसका? जो विक्टिम पर्सन होगा उस विक्टिम पर्सन को की चोट जो भी होगी, इंजरी होगी, उस इंजरी को हमें पहचानेंगे और उसकी पहचान करने के बाद अब देखेंगे कि जला है तो जलने वाला ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कटा है तो उसे बचाव करने के लिए, उसके ब्लड को रोकने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा, टूटा है, फ्रैक्चर हुआ है तो सर्जन के लिए के पास भेजा जाएगा कि इसका फ्रैक्चर सही हो जाए। उसके बाद निगरानी किया जाएगा कि कहाँ जला है, कहाँ टूटा है, अंदर चोट लगा है कि बाहर चोट लगा है, इस सब की निगरानी किया जाएगा। प्रोवाइड और रिक्वेस्टिंग असिस्टेंट इफ नीड, अगर इस प्रोवाइड किया जाएगा यानी कि उपलब्ध कराया जाएगा कि कोई भी शिकायत जो अगर कोई सहायक है उसे सहायता बनाने के, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति इंजर्ड हो गया और उसे अगर ट्रीटमेंट के लिए भेजना है तो एक आदमी उसके लिए चाहिए, अगर सहायक उसे के लिए जरूरी है, नीड पड़ रहा है तो जरूरत है यदि, तो उसे सहायक दिया जाएगा कि हाँ जी 2 आदमी जाइए, 1 आदमी जाइए, 3 आदमी जाइए, इसको पकड़ करके और लेके जाइए या एम्बुलेंस में बैठाइए या इसके साथ रहिए जब तक इसका ट्रीटमेंट, इसे होश ना आ जाए तब तक, तो उसे कहा जाता है रिक्वेस्टिंग असिस्टेंट इफ नीड, अगर उसे कोई किस्म की आवश्यकता है, जरूरत है तो उसे सहायता दी जाती है। उसके बाद बीइंग द प्रिपेयर टू डायरेक्ट एम्प्लॉय एज टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय सीनियर मैनेजमेंट, अगर कोई बात उस इंजरी वाले को या इमरजेंसी पीरियड में कोई ऐसी सूचना देना होता है तो सीनियर ऑफिसर के द्वारा, सीनियर मैनेजमेंट प्रबंधक के द्वारा या तो वो डायरेक्ट जाके दे सकता है या किसी से वो भिजवा सकता है। कोई भी सूचना, कोई भी बात, कोई भी मैटर को अगर कोई भी सूचना अगर देना है तो वो सीनियर मैनेजमेंट या तो ऑफिस में बैठ करके ही दे सकता है, और नहीं तो अगर वो चाहेगा तो डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास या उस जगह पर पहुंच करके वो सूचना दे सकता है, उसके पास अधिकार है। उसके बाद करें नोट डू नॉट रिटर्न टू द एरिया अंटिल द ऑल क्लियर साइलेंट, जब तक वो एरिया जिस जगह पर इमरजेंसी हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, वो जगह क्लियर ना हो जाए तब तक काम पर नहीं लौटना है, तब तक काम पर नहीं लौटना है। सायरन बजेगी, जैसे मान लीजिए कि एक डे में इमरजेंसी आया, आपने काम किया, 1 घंटे के बाद इमरजेंसी आ गया, तब वो इमरजेंसी के लिए सारे लोग इकट्ठा, छुट्टी तो नहीं ना दिया जाएगा जी, देख लिया जाए कि इमरजेंसी बड़ी है या छोटी, इस इमरजेंसी से निपट सकते हैं जल्द तो हम फिर उससे निपट करके वर्कर को वर्क पर लगा सकते हैं, अगर इमरजेंसी बड़ी है, वर्क नहीं हो सकता है तो हम वर्करों को लिविंग टाइम दे सकते हैं यानी छुट्टी दे सकते हैं। तो जब देखें कि इमरजेंसी आ गया है, जैसे सांपे का निकल जाना, गैस का रिलीज हो जाना, और उस पर अगर हमने पकड़ बना लिया सही, तो उस इमरजेंसी से निपट लिए, तो सारे लोगों को असेंबली पॉइंट में रख करके और उससे निपट लेंगे, निपट करके हम घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा में क्लियर करके, हाँ भाई आप बैठिए, पानी पीजिए, बातें कीजिए, जब तक हम लोग निपट रहे हैं, निपट लिए फिर जाइए आप काम पर लग जाइए, ऐसे होता है। और अगर इमरजेंसी बड़ी होती है तो उस पीरियड में सबको छुट्टी दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक आपको ना कहा जाए तब तक आपको काम पर नहीं लौटना है। उसी को कह रहा है कि डू नॉट रिटर्न टू द एरिया, यानी कि उस जगह पर आपको नहीं आना है, अंटिल तब तक, अभी तक ऑल क्लियर सायरन, यानी कि क्लियरेंस का कोई सायरन ना बजे तब तक उस जगह पर आपको नहीं जाना है। सायरन बज जाएगा, हाँ भाई चलिए, उठो चलो अब काम पर, सायरन नहीं सुन रहे हो, बजाएगा, हाँ चलो, ये सायरन होता है। उसके बाद ये होता है ब्रीफिंग ऑफ एचएससी इंडक्शन इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, यानी कि अगर एचएससी इंडक्शन प्रेरण में संक्षिप्त कोई भी अगर चीज शामिल किया जाए, कोई भी नियम, कोई भी योजना अगर शामिल किया जाए, कोई भी प्लान शामिल किया जाए, फिर भी वो
लिमिटेड नहीं होता है, उसमें काम के अनुसार, टाइम के अनुसार, वेदर के अनुसार उसमें आवश्यकताएं पड़ती जाती है और नियम। जैसे मान लो कि कोई भी देश होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो एक बार जो बन गया वही नहीं बना रहता है, जरूरत पड़ता है टाइम के अनुसार, बदलाव के अनुसार, जरूरत के हिसाब से उसमें संशोधन कर करके और फिर लाया जाता है और उस पर निगरानी किया जाता है, उसी के हिसाब से काम किया जाता है। उसी तरह से इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि ये कानून बन गया या ये पॉलिसी बन गया या ये हम प्लान बना लिए तो इसी प्लान पर हमेशा काम होते रहेगा, नहीं। जब जरूरत पड़ेगा प्लान को चेंज किया जाएगा, जब जरूरत पड़ेगा पॉलिसी को चेंज किया जाएगा। अगर एक ही पॉलिसी पर करे, एक ही पॉलिसी पर, तो एक ही पॉलिसी पर लोग एकदम अगुता जाएंगे। हो सकता है कि एक्सीडेंट के रेशियो बढ़ जाए, हो सकता है कि रिस्क बढ़ता चल जाए, हो सकता है कि प्रॉब्लम आते जाए, समस्या बढ़ती जाए, इमरजेंसी आती जाए। इसीलिए जरूरत के हिसाब से सारे प्लान को भी चेंज करने की जरूरत होती है। जिस प्लान को चेंज करने की जरूरत है उसको चेंज किया जाता है, जिस पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत होती है चेंज किया जाता है, जिस प्रोसीजर को चेंज करने की जरूरत होती है उस प्रोसीजर को भी चेंज किया जाता है आवश्यकता अनुसार। तो इसमें एचएससी पॉलिसी जो होता है, इसमें संक्षिप्त विवरण ये होता है कि इसमें शामिल रहता है एचएससी पॉलिसी। एचएससी पॉलिसी क्या जी, तो एचएससी इंडक्शन में एचएससी पॉलिसी कराना जरूरी होता है। तो एचएससी पॉलिसी क्या है कि हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, यानी कि किसी भी कंपनी में कंपनी का ये जिम्मेदारी है कि आप एचएससी पॉलिसी लागू कीजिए, और जब लागू कीजिएगा तो यह आपका एक पॉलिसी नीति हो गया। इसी नीति से आप अपने कंपनी के थ्रू काम करना है। अब काम करना है, इस नीति में जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी प्लान है, उन सारे प्लानों को आपको फॉलो करना है। और फॉलो तभी हो सकता है जब उसे सारे लोगों को बता सकते हैं, सारे लोगों को समझा सकते हैं। जब सब लोग समझ जाएंगे, सब लोग जान जाएंगे, तो ये उन प्लानों पर काम करेंगे, उस प्रोसीजर पर काम करेंगे, आपका पॉलिसी आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। और जब लोग समझेंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं, या लोग उसको फॉलो करेंगे नहीं, तो ये पॉलिसी फाइल में रखा रहेगा, फाइल में रहेगा, बाहर नहीं आ सकता है। शराब बंद दुकान में है, अरे शराब बंद, अब बाकी सब सगड़े मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको सही लोग फॉलो नहीं कर रहा है। सही अगर फॉलो करते तो कोई नहीं, हम पिएंगे नहीं तो बेचेगा कहाँ से? ना जी, बेचना जरूर हमको चाहिए, चाहे कुछ हो। तो इस होता है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोसीजर जो होता है कि जब हम पॉलिसी के तहत एचएससी पॉलिसी को हम आगे करेंगे तो इमरजेंसी प्रोसीजर प्रिपेयर्ड किया, यानी कि इमरजेंसी के लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं, क्या तैयारी किए हैं उसके बारे में। तो मॉक ड्रिल प्लान, मॉक ड्रिल प्लान क्या है कि कोई भी अगर इमरजेंसी आ जाए तो उसके बजा करके लोगों को समझाया जाए, उसे या तो हम आवाजों के द्वारा, सायरन के द्वारा किसी तरह से उन्हें कि भाई अपने आप की बचाव हमेशा कीजिएगा, आप कहीं भी रहिए अपने आप की बचाव कीजिए। तो ये होता है आपका मॉक ड्रिल होता है, ठीक है, कि आप कहीं भी रहिए, किसी भी काम में रहिए, किसी भी जगह पर रहिए, लेकिन अपनी बचाव कीजिएगा खुद। आपको इमरजेंसी में पड़िएगा तो जल्दी कोई कूद के नहीं आएगा कि चलिए इमरजेंसी में चलो हम शक्तिमान बोल करके जाके उसको बचाए, तो ये नहीं होता है। अपने आप की बचाव पहले जरूरी होता है। तो ये मॉक ड्रिल प्लान होता है। उसके बाद इवैक्यूएशन प्लान, यानी कि उससे निकासी का योजना, कैसे हम निकलेंगे उसकी योजना। असेंबली पॉइंट, यानी कि किस जगह पर रहना है, ये जगह को बना दिया गया है। उसके बाद होता है फर्स्ट एड फैसिलिटी, यानी कि कोई जल जाए, कट जाए, उसे चोट लग जाए या फ्रैक्चर हो जाए, उसे हल्का ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि रोकथाम के लिए उसको फर्स्ट एड फैसिलिटी देने की जरूरत है। एम्बुलेंस, यानी कि अगर बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है तो उसे भाई जितना जल्दी है एम्बुलेंस के थ्रू हम नियरेस्ट हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मेडिकल क्लिनिक, यानी कि अगर कट गया है या कुछ उसे हो गया है तो मेडिकल क्लिनिक नजदीक है तो उसे ले जाने की जरूरत है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, ये हमारे लिए रहना एकदम जरूरी है, ठीक है। उसके बाद होता है PTW, सिस्टम ऑफ द साइट, यानी कि साइट पर परमिट टू वर्क रहना जरूरी है, लागू रहना जरूरी है। परमिट टू वर्क नहीं है, किसी ने फॉलो नहीं किया, अब काम करने चला गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर, उसका रिस्क अब कोई नहीं लेगा। अब परमिट टू वर्क है, उसने साइन किया है और उसके बाद उसको गया है, तो भाई सारा जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक सबके घर आते हैं, पोल पर कोई नहीं जाता है, पोल पर चल भी गए तो ट्रांसफार्मर के बाद कोई नहीं जाता है, ट्रांसफार्मर के पास वही व्यक्ति जाता है जो उससे रिलेटेड है, जो उसमें जैसे सरकारी काम करने वाला है तभी वो जाता है। बाकी लोग जाते हैं जी, घर का बिजली खराब हो गया, हम जा रहे हैं ट्रांसफार्मर को एकदम करें, कोई जाता है? नहीं जाता है, क्योंकि किसी के पास परमिट टू वर्क है ही नहीं। जब परमिट टू वर्क है नहीं, जाइएगा
अपना बनाने के लिए गए 100 दिए, सारा गांव उठ के आकर के आपको ना ज्यादा एक आध थप्पड़ देगा तो आपको कितना हो जाएगा। ठीक है जी, अपनी सुविधा के लिए दूसरे को दुविधा में डालिएगा तो लोग गुस्सा नहीं करेंगे। आप गुस्सा का हर तरह का आपको ट्रीटमेंट करेंगे, थप्पड़ वाले अगरबत्ती दिखाएंगे आपको तो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर परमिट टू वर्क है यानी कि आपको अलाउड हुआ है, अनुमति मिला है जिस काम को, वही लागू है। अगर मिला है अनुमति तो कीजिए, नहीं मिला है मत कीजिए। ठीक है। उसके बाद वेलफेयर फैसिलिटी यानी कि कल्याणकारी सुविधाएं। कल्याणकारी तो कल्याणकारी क्या जी, आपका पीपी सही होना चाहिए, आपके बॉडी का सही होना चाहिए, वर्क टाइमिंग सही होना चाहिए, आपको वर्क में छूट मिल रहा है, हर तरह के मिलेगा, आपकी सुरक्षा हेल्थ केयर ध्यान रखा जाएगा। तो ये सब क्या होता है कि वेलफेयर फैसिलिटी होता है, यानी कि कंपनी आपके लाइफ को रिस्पॉन्स कर रही है, जिम्मेदारी दिखा रही है कि भाई आपका लाइफ हमारा लाइफ, आप सही हैं रहेंगे तभी तो हम भी सही रहेंगे। कोई भी कंपनी बिना वर्कर के खड़ा हो सकती है जी? नहीं, वर्कर खड़ा रखता है, वर्कर खड़ा रखता है। वर्कर अगर वर्क ना करे तो ऑफिस में बैठने वाले का चेक मिल जाएगा? कोई भी नहीं मिलेगा। वर्कर वर्क करेंगे, डॉन करेंगे तभी वो इनवॉइस बना करके जमा कर सकते हैं, उन्हें पैसा रिसीव कर सकते हैं वो। वरना वर्कर अगर काम ना करे वर्कर सही रह जाएगा। अब बिल लेके जाएंगे तो कहेंगे पहले कर, उसके बाद ना बात आगे होगी। ये जब जो कंपनी अपने वर्करों का ही ध्यान नहीं देगी, वर्करों पर ही ध्यान नहीं देगी तो वो कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि वर्कर क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, वर्कर विरोध करेंगे, अपोजिट में जाएंगे, उन्हें वर्कर अपना आवाज उठाएंगे, अपनी सुविधा मांगेंगे। अगर सुविधा मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। अब ग्लव्स नहीं है तो कहेगा कि जब तक ग्लव्स नहीं लगेगा तब तक हम काम पर नहीं जाएंगे, जब तक हेलमेट नहीं दीजिएगा तब तक काम पर नहीं जाएंगे। ये वर्करों का अधिकार है, अरे अधिकार है। वही टाइमिंग अलग लीजिएगा तो वर्कर एकदम अपोजिट हो जाएंगे, विरुद्ध हो जाएंगे। कहेंगे कि नहीं हमें टाइम 8 घंटा का एग्रीमेंट हुआ, आप 10 घंटा क्यों करा रहे? 2 घंटा के हमारा एक्स्ट्रा होता है तो हमारा ओटी में लिखिए, ओटी में दीजिए, हमारा पैसा दीजिए तब। तो वर्कर जो होते हैं उनका जो भी उनके लिए अगर कोई कल्याणकारी काम हो रहा है तो उसको कहा जाता है वेलफेयर फैसिलिटी यानी कल्याणकारी सुविधाएं। अगर कल्याणकारी सुविधाएं वर्करों को दिया जाएगा तो वर्कर एकदम खुशी से आपके कामों को एकदम डन करेंगे और आप एकदम चंगा, वर्कर चंगा। अगर वर्कर का पैसा मारते जाएंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, उनके वर्क पर खाली ध्यान देंगे, उनके बॉडी पर का ध्यान नहीं देंगे, वो क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या पी रहा है, उसकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो वर्कर एक बीमार पड़ेगा तो वो काम स्टॉप, दूसरा हो जाएगा वो भी स्टॉप, तीसरा होगा। इसी तरह से आपका वर्क स्टॉप होते जाएगा। तो आप उसको ध्यान में रखिएगा, उसका अगर ध्यान रखिएगा तो आपका कंपनी का ध्यान ऑटोमेटिक होते जाएगा। ये होता है वेलफेयर फैसिलिटी यानी वर्करों के लिए होता है। उसके बाद वर्क रिलेटेड प्रोसीजर यानी कि जैसा वर्क वैसी प्रक्रिया, जैसा वर्क वैसी प्रक्रिया अपनाने की जरूरत होती है। जब उस तरह से आप प्रक्रिया अपना करके काम करेंगे तो आप सही से काम करेंगे। अब काम करना है इलेक्ट्रिसिटी का, आप एकदम चले आए ज्वाइन करने वेल्डिंग का, तब क्या होगा जी? न इलेक्ट्रिक का वर्क होगा न वेल्डिंग का काम पूरा होगा। इस तरह से यानी कि जैसा वर्क है उसी से संबंधित आपको टूल्स यूज करना है, उसी से संबंधित आपको ग्लव्स यूज करना है, उसी से संबंधित आपको मटेरियल यूज करना है। ये होता है वर्क रिलेटेड प्रोसीजर। ठीक है, जैसा वर्क वैसे ही आपको उसी प्रक्रिया का पालन करना है और प्रक्रिया दूसरा एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना। उसके बाद मैंडेटरी पीपी एंड वर्क रिलेटेड पीपी। वर्क रिलेटेड पीपी यानी ब्रिगेशन का, साइन बोर्ड का, ये रहना एकदम जरूरी है। और अपना मैंडेटरी पीपी यानी अनिवार्य जो है अपने बॉडी का पीपी, हेलमेट हो गया, जैकेट हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, आपका बॉडी हार्नेस हो गया, फुल बॉडी हार्नेस हो गया, हार्नेस हो गया, लाइफ लाइन हो गया, आपका ग्लव्स हो गया, आपका ईयरबड्स हो गया, आपके गूगल्स हो गए, आपके एप्रॉन हो गया, फुल बॉडी सील। तो ये सब है आपकी मैंडेटरी पीपी यानी कि अनिवार्य है। अगर आप अपनी सुरक्षा में कमी पा रहे हैं तो उसके लिए आप आवाज उठाइए, मांगिए। शूज है, उसमें शूज फट गया है जल्दी से जाइए, हेलमेट टूट गया है जल्दी से जाइए, ग्लव्स नहीं है उसे बताइएगा तब तो मिलेगा ना।
वो क्या जानता है कि आपका है कि क्या। इसके लिए मैंडेटरी पीपी और वर्क रिलेटेड पीपी इंडक्शन में यानी कि ब्रीफिंग में रहना एकदम जरूरी है एचएससी में, तभी तो हम फॉलो करा सकते हैं और इस पे एचएससी को हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अगर हम मान लो कि किसी भी वर्कर को पीपी ना दे, प्रोवाइड ना कराए, तो कैसे फॉलो होगा? और जब भी फॉलो नहीं होगा तो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो एचएससी को बरकरार रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें वर्कर का पीपी चाहिए। उसके बाद वर्क रिलेटेड, जैसा वर्क है वैसी हमें ब्रिगेड की जरूरत है, वैसी हमें साइन बोर्ड की जरूरत है, वैसी हमें टैग की जरूरत है, वैसी हमें साइरन की जरूरत है। तो उस तरह से हमें इंतजाम करने की जरूरत है उससे। उसके बाद क्या जी, तो मैंडेटरी ट्रेनिंग एज पर एडीएनओसी रिक्वायरमेंट। एडीएनओसी का मतलब होता है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ठीक है, तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ये आपके दुबई में है। तेल रिफाइनरी फैक्ट्री जिसको कहा जाता है, ये दुबई में है। इसका ये आवश्यकता है कि इसके अंदर में कोई व्यक्ति जाएगा इसके फैक्ट्री में तो ये सब फॉलो करके जाएगा, ये सब जानकारी उसके पास होनी चाहिए। क्या जी, तो एचएससी इंडक्शन यानी कि वो सेफ्टी मैनेजमेंट जानता है या नहीं। अब सेफ्टी ऑफिसर को वो रखेगा तो कहेगा कि सेफ्टी का डिग्री है आपके पास, कहां से किए हैं, अप्रूवल है, आकर उठा लिए हैं, अप्रूवल है दिखाइए। ठीक है, दिखाइए। तो सेफ्टी का एचएससी इंडक्शन यानी कि सेफ्टी के फॉलो करने वाले व्यक्ति चाहिए उसे। उसके बाद S2S, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो S2S क्या है जी, तो सेफ्टी वाले ही बताएंगे हमें, सेफ्टी वाले भी, सेफ्टी ऑफिसर ही हमें बताएंगे कि एचएससी क्या है। तो जहां पे हाइड्रोजन वाले काम, कार्बन वाले काम बहुत ज्यादा होते हैं, वहीं पे S2S होता है, यानी कि वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि ये गैस है और ये टॉक्सिक गैस है, जहरीला गैस है, विषाक्त गैस है। और ये कब बढ़ेगा, कहां बढ़ रहा है, कहां फैल रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। कहां हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। तो सेफ्टी ऑफिसर इसकी जांच करते रहेंगे, हर जगह फैक्ट्री में घूम घूम करके अपने मल्टी डिवाइस जो होगा उसे पता करते रहेंगे कि एचएससी है यहाँ कि नहीं, S2S है या नहीं है। अगर है तो भाई वर्क को स्टॉप करेंगे, वर्करों को स्टॉप करेंगे कि भाई जाइए यहाँ, अभी मत आइए। जब तक यहाँ पे कोई ऐसी हम S2S को कम करने की काम ना कर ले तब तक आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं होता है। तो ये S2S होता है जो उसके फैक्ट्री में अधिकतर बढ़ते जाएगा, तो उससे हमें बचने की जरूरत है। उसके बाद फर्स्ट एड यानी कि किसी को चोट लग जाए, किसी को जल जाए, ये सब जो होता है उसके फर्स्ट एड की जरूरत होता है। फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, तो फायर फाइटिंग ट्रेनिंग क्या है जी, फ्रॉम अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि जो फायर फाइटिंग इंस्टीट्यूट द्वारा सर्टिफिकेट लिया है वो इसके फैक्ट्री में जा सकता है आग बुझाने के लिए, क्योंकि फैक्ट्री है और ऑयल कंपनी है तो ऑयल में कभी भी आग लग जाने की खतरा होगी, गैस रिलीज होने की खतरा बनी रहेगी। तो इससे आपकी जानकारी अगर होगी तो ये फायर फाइटिंग यानी कि आग बढ़े तो उसे आप बुझा सकते हैं या नहीं। तो ये काम उसकी वो क्या करता है, एडुएशन उसकी आवश्यकता है कि वो क्या करता है कि सेफ्टी ऑफिसर भी रखता है, वो फायर फाइटिंग वाले को भी रखता है। उसके बाद वो S2S का हमेशा ही निगरानी रखता है ताकि उसके कोई भी वर्कर इसके अटैक से बचे रहे। अगर ये अटैक कर देगा तो अटैक हो जाने सारे वर्कर इधर से उधर हो जाएंगे। चलिए बंद कीजिए, अब हो गया ना जी।